Audio Jungle। नमस्कार, रेड अलर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक। ये हमारा विशेष चर्चा का अंक है जिसमें आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, चैनल के प्रधान संपादक पंडित मदन तिवारी जी, और वहीं हमारे साथ हैं नई दुनिया के जिला ब्यूरो आशीष खरे जी। सर, स्वागत है आपका। और इस समय वर्तमान में जो ज्वलंत मुद्दा है वो है सगुन घाट और कुड़ी घाट पर रेत, जो अवैध रेत के स्टॉक थे उनमें खनिज अधिकारी की संलिप्तता के साथ उन स्टॉक को वहां से उठाया गया, मतलब रेत की सीधी सीधी चोरी हुई। तो मदन सर, आपसे जानना चाहूँगा कि खनिज जिले में जो अवैध खनन लगातार जारी है, इसमें कितनी सहभागिता जिला प्रशासन की है और किस हद तक जिला प्रशासन उसमें शामिल है? विवेक, बताना चाहूँगा कि नरसिंहपुर के जो वर्तमान में हालात हैं वो बड़े भयावह नज़र आ रहे हैं रेत को लेकर। रेत वैसे भी सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है, प्रख्यात ये मामला है। पहले भी सफ़ेद पूछों का इसमें हस्तक्षेप रहा है, लेकिन आज की जो परिस्थितियाँ हो गई हैं, बाहर के लोगों का यहाँ ज़बरदस्त जमावड़ा, लगभग 150 से 200 लोग बंदूकधारी जो हैं नरसिंहपुर जिले में, जिनका अपना एक खुद का आतंक हम कह सकते हैं, वो आतंक उनका लगातार जारी है। और नरसिंहपुर की जो खदानें हैं, पहले नरसिंहपुर में लगभग 72 ऐसी खदानें हुआ करती थी जो सार्वजनिक चर्चाओं में रहा करती थी, लेकिन अब उन 72 खदानों को 36 खदानों में कन्वर्ट किया जाना, वहीं दूसरी ओर अन्य खदानों को बंद करके उन्हें ढूबन क्षेत्र में बताना प्रशासन की मंशा को कटघरे में खड़ा करता है। आज की परिस्थितियों में हम लगातार देख रहे हैं कि धनलक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, कहीं ना कहीं उसने ये 22 खदानें जो हैं, उन 22 खदानों को, या 36 खदानें हैं, लगभग 36 खदानों को उन्होंने लिया हुआ है, और जो लगभग 62 करोड़ 50 लाख रुपए की में उन्होंने इसको ऑक्शन पर ली है। आज परिस्थिति ये समझ में नहीं आ पा रही है विवेक की उन्होंने पूरा नरसिंहपुर जिला ही ले लिया है कि सिर्फ जितनी खदान ऑक्शन में थी या जिन खदानों का रिकॉर्ड था, कि सिर्फ उन खदानों को लिया गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा नरसिंहपुर के हालात। दूसरा भी आपने बात किया कि मां नर्मदा का जो जितने भी घाट हैं, उन घाट है सिर्फ 5 घाट हैं जो कि जो अपनी धनलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन का उस कंपनी है उसको दिए गए हैं, जबकि नर्मदा के आज के समय में हर लगभग 1 किलोमीटर में घाट जहां देखो, जहां रेत के घाट हैं वहां लीड बन रही है, अवैध तरीके से रेत निकाली जा रही है। और कहीं ना कहीं प्रशासन की संलिप्तता की बात करें तो देखो, बिना प्रशासन के, बिना अधिकारियों की संज्ञान में, बिना सहभागिता के मुझे नहीं लगता कि एक मुट्ठी रेत भी उड़ जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है। इस बात को लेकर भी विधायक संजय शर्मा भी कह चुके कि यदि प्रशासन की संलिप्तता ना हो तो एक मुट्ठी रेत कोई नहीं उठा सकता, लेकिन लगातार रेत उठ रही है, वो भी मां नर्मदा के उन घाटों से जो कि डूबंत में है या वो खदानें बंद कर दी हैं। हमारे साथ आशीष खरे जी हैं। आशीष खरे जी लगातार अवैध खनन पर और ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर लगातार लिखते हुए आए हैं, और वहीं पर अभी युवा कांग्रेस ने आशीष जी एक धरना दिया था जिसमें कि खनिज अधिकारी की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए हुए हैं, जहां सगुन घाट कुड़ी घाट के जो मामले पर युवा कांग्रेस के धरने में सीधे सीधे उन्होंने खनिज अधिकारी को इसमें पार्टी माना हुआ है। तो सर, क्या कहेंगे, क्या भूमिका खनिज अधिकारी की उसमें? देखिए, क्या रहता है कि आप जब किसी को शिकायत करते हो तो कार्रवाई करने का जो काम होता है वो अधिकारियों का होता है जी। इस मामले में पिछले 3 महीने से देखिए, अनलॉक के दौरान जो है, जो भी लोग शिकायत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर साफ फोटो आ रही हैं कि मशीनें चल रही हैं। अधिकारी कहते हैं कि हम जब पहुंचते हैं तो ठेकेदार भाग जाते हैं। चलिए मान लेते हैं 1 केस होता है, 2 केस होता है, 3 केस होता है, लेकिन यहाँ तो रोज की घटनाएं हो गई हैं। अगर आप सगुन घाट और कुड़ी घाट के मामले में देखें तो मैं अपना ही एक उदाहरण आपको बता दूं कि मैंने इनको जो है बुधवार को बताया था कि साहब यहाँ पर कोई घटनाक्रम हुआ है, यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। तो इन्होंने स्वीकार भी किया था कि हाँ, मैं वहाँ पर गया था, तो 9 टीले बड़े बड़े वहाँ पर हमको रेत के मिले थे। तो इन्होंने जब इनकी स्वीकारोक्ति के बाद जब मैंने कहा सर FIR कराएंगे, तो इनका कहना था कि अब रात हो गई है, हम सुबह FIR कराएंगे, हम इसमें जो है रेत को जब्त कराएंगे। गुरुवार निकल जाता है, शुक्रवार निकल जाता है, पता चलता है शुक्रवार और शनिवार की रात में जो है पूरी रेत उठ जाती है। फिर उसके बाद ये एक नोटंकी करने लगते हैं कि हमने जो है पत्र लिखा हुआ है, राजस्व को लिखा है, पटवारी को पत्र लिखा है। आप ये देखिए कि इस पूरे मामले में इनके ऑफिस से महज 20 मीटर पीछे तहसील कार्यालय है, जहां RI भी बैठते हैं, पटवारी भी बैठते हैं, तहसीलदार भी बैठते हैं और SDM भी बैठते हैं। ऐसे में
पत्र की जो नौटंकी है कि हम डाक से पत्र भेजेंगे, फिर पत्र वहां पहुंचेगा, फिर वो देखेंगे, क्या मोबाइल से वो उनको सूचित नहीं कर सकते थे? जबकि वर्तमान में तो पूरा जिला प्रशासन मोबाइल और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए काम कर रहा है। बिल्कुल। अब दूसरी चीज देखिए कि मैंने इनको जो है गुरुवार के दिन हमने इनको कुछ खदानों के बारे में बताया था कि सर यहाँ पर जो है अवैध खनन हो रहा है, क्योंकि देखिए स्टेट लेवल की जो एक अथॉरिटी है सिया, स्टेट लेवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस अथॉरिटी, इसने जो है नर्मदा पर में जो है मशीनों से प्रतिबंध जो लगाया है उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बावजूद इसके नर्मदा की तमाम खदानों में यहाँ पर जो है अवैध खनन चल रहा है। तो जब मैंने इनको बताया कि सर बहाव रोककर ये किस तरीके से ये किया जा रहा है, तो इन्होंने मेरे सामने जो है डायरी पे नोट कर लिया। इनने कहा कहाँ कहाँ हो रहा है, मैंने इनको 5-6 खदानों के बारे में बताया, उसमें कुड़ी भी था, उसमें सगुन घाट भी था, उसमें समनापुर, ऐसे बहुत सारी मैंने चीज़ों को बताया था। आप विश्वास नहीं करेंगे, दूसरे दिन जो उसी दिन शाम को या रात की बात है या सुबह की बात है, मेरे पास जो है बहुत सारे लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गए कि आपको क्या दिक्कत है अगर यहाँ रेत खुद रही है। सवाल ये उठता है कि शिकायत तो मैंने, और ये बात सिर्फ मैंने खनिज अधिकारी से कही थी। इस बात को लेकर जब मैंने कलेक्टर साहब को बताया, फ़ोन करके बताया कि आपके खनिज अधिकारी जो है माफियाओं से मिले हुए हैं, तो उन्होंने कहा हम इस मामले की जांच कराते हैं। तो ऐसे में जो है साफ झलक रहा है कि जिला प्रशासन के अधिकारी जो है माफियाओं से शुद्ध रूप से मिले हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो अभी युवक कांग्रेस ने और देवेंद्र पटेल जी ने और जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री मैथिली शरण तिवारी जी ने जो अभी धरना प्रदर्शन किया है, तो वो बेवजह नहीं किया है। दरअसल हो ये रहा है कि कोई अगर शिकायतकर्ता बताता है कि यहाँ पर खनन चल रहा है, अवैध खनन, तो ये खनिज अधिकारी महोदय जो हैं वो उनके नाम पता तक जो है माफियाओं तक पहुंचा देते हैं। परिणाम ये होता है कि मारपीट होती है, कहीं खून खराबा होता है, गाड़ा बाड़ा के आप उदाहरण देख चुके हैं। ये सारी घटनाएं जो है वो खनिज अधिकारी की वजह से हो रही है। जी मदन जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, और क्या इससे पहले भी कहीं ऐसा देखने को मिला है कि शिकायतकर्ता की सीधी जानकारी अधिकारी आरोपियों तक पहुँचा दे? विवेक, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। नरसिंहपुर जिला जगत जननी मां नर्मदा जीवन दायिनी है। नरसिंहपुर जिले में उनको बेहद आस्था के रूप में देखा जाता है और आराध्य देवी भी कही जाती है। नरसिंहपुर जिले में लगातार उनकी कृपा बरतती है। लेकिन यहाँ नरसिंहपुर जिले में जो वर्तमान में खनिज अधिकारी आए, उनकी जो स्थिति है वो सीधी सीधी बात बता दें कि उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उन अवैध उत्खननकारियों से जो कि नर्मदा में अवैध उत्खनन कर रहे हैं। क्योंकि जब भी जैसे कोई बात हम लोगों के पास आते हैं, वीडियोज आते हैं, हम उन तक वीडियो पहुंचाते हैं, कलेक्टर तक वीडियो पहुंचाते हैं। जब हम लोगों की जब पूरी उनके पास पहुंचता है, कुछ ही मिनटों बाद हमारे पास फोन आ जाता है और हम उनसे पूछते भी इस बात को लेकर कि यार आपको कितने बताया, तो उन्हें कहने को तो पता चल जाता है। इससे आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं खनिज विभाग के जो अधिकारी हैं, जिनका भी बोला कि खनिज अधिकारी की हम सीधी बात करें तो उनकी संलिप्तता 100% है। और इस बात का यदि प्रशासन को वास्तव में जांच करना है तो उनके जो नंबर हैं, उनके जो मोबाइल नंबर हैं, उनको बाकायदा ट्रेस किया जाए इंस्पेक्टर के और खनिज अधिकारी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज की परिस्थिति में नरसिंहपुर जिले में अवैध उत्खनन के लिए ये एक मतलब सपोर्टेड संस्थाओं के रूप में वर्क कर रहे हैं। ये खुद ही उनको सपोर्ट दे रहे हैं। आज जैसे आशीष जी ने बताया कि जो उन्होंने भी बात की, मैंने भी बात की, मेरी बात हुई, मैंने बाइट लेने के लिए आमने सामने में उनके ऑफिस गया जहाँ मैंने उनसे बाइट ली। रूबरू होने के बावजूद उन्होंने बताया कि हम गए थे, वहाँ ऐसे ढेर हमें प्राप्त हुए, 9 ढेर, और हम लगातार इस पर कार्रवाई करके कार्य करेंगे। और भाई साहब मैं बताऊँ, कुछ ही देर बाद मेरे पास फोन लगातार आते हैं कि भैया आपको हमारी खदानों से क्या दिक्कत है। तो हमें इससे स्पष्ट ये होता है कि कहीं ना कहीं खनिज अधिकारी नरसिंहपुर जिले के साथ गद्दारी, हम जिसको गद्दारी शब्द कह सकते हैं, कि नरसिंहपुर जिले के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो अपने अधिकार जो है, जो उनके दायित्व सौंपे गए, सरकार उनको उसका पैसा दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने जो कर्तव्य है उसके प्रति भी गद्दारी कर रहे हैं, नरसिंहपुर की जनता से भी गद्दारी कर रहे हैं, वहीं नरसिंहपुर का जो मीडिया तंत्र है उससे भी गद्दारी कर रहे हैं। ये स्पष्ट तौर पे सामने निकल के आ रहा है कि अधिकारी को इस बात को समझना चाहिए कि आज इसके पहले भी जो अधिकारी रहे उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। जो वर्तमान में हो रहा है, लगातार अधिकार जो भी माफिया दल हैं जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं, उन तक रिपोर्टिंग जाती है कि भैया आपके इन व्यक्तियों ने आपके बारे में शिकायत की है। तो ये बड़ा दुखद प्रसंग है। मुझे लगता है कि जो देवेंद्र पटेल जी ने जो कहा है या अन्य जो कांग्रेसी नेता कह रहे हैं, हम मीडिया की तरफ से भी करें कि उनके ऊपर बकायदा FIR दर्ज होना चाहिए और उनके जो मोबाइल हैं, मोबाइलों को जब्त कर उनको
सर्विलेंस में उनकी पूरी एक एक चीज की जानकारी होगी, तो मुझे लगता है कि पूरा रिकॉर्ड निकल के सामने जाएगा, कौन कौन कहाँ का क्या क्या कर रहा है। आशीष जी, ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्टिंग है उस चीज़ की ली हुई है। रेत की कीमत को लेके थोड़ा सा खबरों में भी भिन्नता हमने देखी, कहीं 50 लाख की जानकारी थी तो आरोप जो युवा कांग्रेस ने लगाए वो 1 करोड़ के लगाए, कुछ संस्थानों ने 1 करोड़ की रेत भी बताई। तो आपसे सीधे 2 प्रश्न है। एक प्रश्न, रेत की कीमत अनुमानित क्या रही होगी? दूसरा, जिला खनिज विभाग, खनिज अधिकारी के ऊपर भी अधिकारी हैं, वो क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं? क्या धनलक्ष्मी की धनवर्षा सभी के ऊपर है? देखिए, यहाँ पर आप कीमत पर मत जाइए, स्वाभाविक है वो लाखों की थी। हाँ, 9 टीले जो थे, जब हमने खनिज अधिकारी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हाँ वो बड़ी कीमत की रेत है। चूंकि रेत के जानकारों से जब हमने उसके बारे में जानकारी ली थी, जो टीले थे विवेक, तो वो आप देखिएगा कि खदान कोई छोटे से कमरे के बराबर नहीं थी। 2 खदानों की बात हो रही है, 2 बड़े बड़े 9 ढेर पाए गए हैं, ऊंचे ऊंचे ढेर थे। वहां पर जब मैंने ग्रामीणों से बात की थी तो उनका कहना था कि रोज कम से कम 200 ट्रैक्टर ट्रालियां यहाँ पर से रेत उठाती हैं, लगभग जो है 20 से 25 डंपर यहाँ से निकल रहे थे। तो आप अनुमानित लगा सकते हैं कि वहां पर कितनी रेत होगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं 1 करोड़ की कह रहा हूँ या युवक कांग्रेस या कांग्रेस 1 करोड़ कह रहे हैं तो ये तो बहुत छोटी रकम है। वहां पर हो सकता है ये 5 करोड़ 10 करोड़ की भी रेत हो सकती है, क्योंकि ये भंडार की बात थी। उसके पहले कितनी रेत उठी है इसका आकलन किसी के पास नहीं है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके बारिश के क्षेत्र में आप देखिएगा, नर्मदा किनारे जिनके खेत थे, रेत बहकर जब उनके खेतों में जाती है तो शासन की नीति के अनुसार अगर किसान उनको रेतों को अगर अपनी ट्राली में भर लेता है तो ये वही खनिज अधिकारी हैं जिनके खिलाफ उन्होंने जो है ट्रैक्टर चालक से लेकर उनके मालिकों के खिलाफ भी 379 चोरी का मामला दर्ज कराया हुआ है। आप देखिए कि वो मालिक जो है, पता चला कि वो इंदौर में थे, उनका ट्रैक्टर चालक से उन्होंने कहा कि भाई फसल बोनी करना है, रेत हटा दो, और रेत हटाने के नाम पर अगर वो कहीं उसको फेंकने भी ले गए हैं तो ये वही खनिज अधिकारी हैं जिन्होंने उनके ऊपर 379 का मामला दर्ज कराया। आप नरसिंहपुर के किसी भी थाने में आज चले जाइए, वहां पर डंपरों पर 379 का केस नहीं बन रहा है, इक्का दुक्का केस होंगे। आज की डेट में कम से कम नहीं तो वहां नरसिंहपुर जिले में 500 ट्रैक्टर ट्रालियों के खिलाफ में 379 के मामले दर्ज हो चुके हैं। ये साबित करता है कि आप किसानों के आप जो है रेत की दलाली में लगे हुए हो। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ पिछले माह आपने देखा होगा कि बारूरेवा में 4 किसानों के ट्रैक्टर ट्रालियां पकड़ी गई थी। वहां पर आपको कोई प्रतिवेदन की जरूरत नहीं पड़ी, आपको वहां पर किसी राजस्व निरीक्षक की जरूरत नहीं पड़ी, आपको कोई पटवारी ने सीमांकन नहीं किया, आपने पुलिस को इत्तला किया, कोतवाली पुलिस गई और 4 ट्रैक्टर ट्रालियों को उन्होंने जब्त करा लिया। सवाल ये उठता है कि जब सगुन घाट और कुड़ी घाट में की जो खदानें हैं वो डूबंत क्षेत्र की है, आपको ये समझना होगा, वो स्वीकृत खदानें नहीं है या किसी दूसरे व्यक्ति की खदानें नहीं है कि वहां पर कोई चोरी हो रही थी। आप ये देखिए कि वो डूब क्षेत्र की खदानें जिन्हें बंद कर दिया गया है। अगर वहां पर आपको रेत का ढेर मिला था तो आपको सबसे पहले इसको जिला प्रशासन को सूचित करके आपको रातों रात उसको उठवाना था, उसको जब्त कराना था। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि हम सीमांकन कराएंगे, हम पटवारी को भेजेंगे, तो सवाल उठता है कि किस चीज का आप सीमांकन कराएंगे? वो तो शासन की नजर में डूब क्षेत्र है, वहां तो आसपास किसी के खेत भी नहीं है, ना ही वो रेत के ढेर किसी के खेत में रखे हुए, वो तटों पर रखे हुए हैं। तो क्या अगर आप जब कह रहे हो कि हम सीमांकन कराएंगे तो इसका मतलब साफ है कि आपने अघोषित रूप से किसी को ये खदान रिश्वत लेकर या आपने उसको उपकृत करने के बहाने आपने किसी माफिया को वो खदानें दी हुई हैं, तभी आप ये नोटंकी कर रहे हो। तो क्या धनलक्ष्मी धनवर्षा कर रही है अधिकारियों पर? देखिए क्या है कि आप धनलक्ष्मी को पहले ऐसे समझिए आप कि उनको 36 खदानें दी गई हैं, लेकिन आप कायदे से देखें तो उनको पूरा जिला दिया गया है। उनको तो 2 चौतरफा फायदा है। एक तो ये कि आप माफियाओं को बिठा रहे हैं, इन्होंने मुझे जो जानकारी लगी है सागर से कुछ लोगों को बुलाया गया। आप यहाँ पर सिर्फ 2 पक्ष देखिए, यहाँ पर माफिया सिर्फ एक कंपनी नहीं है, कंपनी ने 62 करोड़ 50 लाख रुपए देके उन्होंने अपने आप को शासन की नजर में तो लीगल कर लिया है, लेकिन इसके दूसरे 2 पहलू देखिए। एक तो यह है कि उनको सिर्फ 36 खदानों से पैसा उठाना है, उनको रॉयल्टी 36 खदानों से भी मिल रही। दूसरी, सगुन घाट या अन्य जितनी भी नर्मदा की खदानें अवैध खदानें हैं, यहाँ से माफिया रेत उठा रहा है, लेकिन अंतोगत्वा इसकी रॉयल्टी किसको दी जा रही है? वो दी जा रही है धनलक्ष्मी को। तीसरी चीज आप ये देखिए कि रॉयल्टी के एक मामले में मैं आपको एक बात बताऊं कि 2-3 बार बात हुई, 2-3 ऐसी रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें खनिज अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि रॉयल्टी की जरूरत ही नहीं है। तो दरअसल चोरी सिर्फ जो है हमारे प्राकृतिक संसाधनों की नहीं कर रहे हैं,
ये कायदे से जो है जो मध्य प्रदेश शासन खनिज निगम की जो नियमित रूप से रॉयल्टी मिलनी चाहिए उसकी भी चोरी करवा। पर उस पे तो खनिज अधिकारी ने खुद ने पैरवी की है खुद की, कि भाई मैंने जो कहा है वो इसलिए कहा था मैंने कि भाई हम तो एक राजस्व की राशि धनलक्ष्मी से ले रहे हैं साल में। ठीक है, आपने जो मैं आप जानकारी बता दूं कि खनिज निगम ने इस बार जो है 36 खदानों को अपने अधीन में लिया हुआ है। इन 36 खदानों का एक जायज जो है रॉयल्टी तय की गई है वो है 62 करोड़ 50 लाख रुपए। जो अनुमानित रेत 36 खदानों की तय की गई है वो है 20 लाख घन मीटर की जी। शासन को 16 लाख घन मीटर का पैसा मिला है, यानी धनलक्ष्मी के खाते में 4 लाख घन मीटर जाना चाहिए। अब आप देखिए कि जिले की जो है शेष जो 36, मैं तो कहता हूं अब तो हर 1 किलोमीटर पे एक नई खदान है रेल नर्मदा की, और हर नदी की एक खदान है। अब आप देखिए कि यहाँ पर करीब 250-300 खदानें चल रही हैं। इनसे जो रेत निकलेगी वो करीब 1 करोड़ घन मीटर के ऊपर जा रही है। आप इसका एनालिसिस सोचिए ना कि ये लोग 1000 करोड़ के ऊपर उठाने वाले, ये भी उठाने वाले, माफिया भी उठाने वाले। इन्होंने जो खनिज अधिकारी इन्होंने अपने परिचितों को सागर से बुला के उनको भी जो है ट्रांसपोर्टिंग का ठेका दे के रखा है कि तुम भी अपनी रेत चलाओ। सागर रेत जा रही है, आप देखिए सबसे ज्यादा रेत की खपत सागर जिले में की जा रही है जी, इन्हीं की जो है। तो आप ये देखिए कि रेत उठनी चाहिए जिले से कुल 20 लाख घन मीटर, लेकिन उठ रही है 1 करोड़ घन मीटर के ऊपर। तो सवाल ये उठता है कि धनलक्ष्मी हो या अन्य जो भी कंपनी हो उसको 4 लाख घन मीटर का पैसा चाहिए था, लेकिन बदले में आप उसको जो है आप करीब जो है 84 लाख घन मीटर की रेत दे रहे हैं, यानी आप जिले को लूट रहे हो। तो स्वाभाविक ये लूटपाट एक बाहरी कंपनी जिसने टेंडर लिया है वो अकेले नहीं कर सकती। इस लूट में पार्टनर अधिकारी हुए बिना हो ही नहीं सकता है। तीसरी मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज बताऊं अवैध खनन को लेके, कलेक्टर श्री वेद प्रकाश जी ने जो है कुछ माह पहले, आपको भी शायद संज्ञान होगा मदन जी, कि आपने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था कि रेत की अवैध खनन और चोरी रोकने के लिए पुलिस विभाग को सूचना देना जरूरी होगा, क्योंकि ये रो ना रोते हैं कि हमारे पास अमला नहीं है। भाई आपके अमले की जरूरत ही नहीं है ना, आप सूचित कर दो, पुलिस बैठी है हर थाने की, 22 थाने हैं जिले में, 26 थाने हैं, आप उनको सूचित करिए। लेकिन दरअसल होता क्या है कि जहां कमाई नहीं होती है खनिज अधिकारी की, उनको जो है छोटे छोटे किसानों को फंसवा देते हैं, और जहां पर जो है बड़े बल्क आप ये बताइए कि सगुन घाट और कुड़ी घाट की जो रेत खदानें हैं वो 2 थाना क्षेत्रों में आती है। मैंने खुद जो है श्री अनिल सिंह TI करेली और थाना प्रभारी नरसिंहपुर श्री उमेश दुबे जी को पर्सनली फोन करके मैंने लगातार 3 दिन पूछा कि सर आपके पास खनिज अधिकारी ने कोई रेत की स्टॉक की खबर दी? कहले नहीं यार, उनने हमको नहीं दी है। तो ये साबित करता है कि आपकी नीयत में उसको उठवाना था। आपने शुक्रवार और गुरुवार शुक्रवार में और शनिवार शाम तक आपने पूरी रेत उठवा दी, और शनिवार शाम को आप एक पत्र डाक से लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है दूसरे दिन जो संडे है और शनिवार भी सेकंड सैटरडे था। तो आपने जो है उस छुट्टी के दिन एक पत्र लिखते हो, आपको पता है दूसरे दिन भी छुट्टी है, तो पता चला आपने संडे तक जो है पूरी रेत साफ करवा दी, और अब वो सोमवार में गया है, उनने देखा है कि नहीं देखा है। तो ये सब चीजें सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए हैं लोगों को। सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य है कि हम जो है अपने माफियाओं को, जिन्होंने संरक्षण दिया है, जिनसे इन्होंने लाखों रुपए लिए हैं, मैं तो साफ इनके ऊपर आरोप लगाता हूं। मदन सर, आपसे जानना चाहूँगा, रॉयल्टी पर्ची को लेकर के काफ़ी मतभेद और विवाद भी हैं। जैसे धनलक्ष्मी ने जो ठेका लिया हो वो 315 रुपये घन मीटर के हिसाब से दिया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रॉयल्टी पर्ची लगभग 1400 रुपये घन मीटर तक की काटी जा रही हैं, जिससे कि रेट के जो दाम हैं उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कई जगह ऐसा देखा गया 1000 रुपये लिए जाते हैं, कोई पर्ची नहीं दी जाती है। जो ट्रैक्टर चालक है वो उसको रॉयल्टी पर्ची समझ के ले जाता है, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं है ये क्या है, और उस तरह से अवैध रूप से रेत का विक्रय किया जाता है, जिसको खनिज अधिकारी वैध बताते हैं। तो ये कहां तक लीगल होगा कि रॉयल्टी की हम लगातार चोरी कर रहे हैं? विवेक, ये बात बिल्कुल सच है। कहीं ना कहीं हम बात करते हैं तो खनिज विभाग की संलिप्तता स्पष्ट तौर पर नजर आती है। जैसे अभी आशीष जी ने भी बोला कि ये बिल्कुल सच है कि कहीं ना कहीं खनिज विभाग के जो अधिकारी, चाहे हम बात करते हैं खनिज अधिकारी की, चाहे खनिज इंस्पेक्टर की, कहीं ना कहीं इनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध है। और इस संदिग्ध भूमिका को उसका रास्ता सिर्फ एक ही है, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए, कि इनके मोबाइल ट्रेस कराए जाएं, मोबाइल के इनके कॉल डिटेल्स निकाले जाएं, इनने जो रिकॉर्ड बात की है वो निकल आएगा, मैसेज जो किए हैं वो निकल आएंगे। मुझे लगता है कि एक चीज निकल के सामने आएगी कि कौन कौन अधिकारी की पार्टनरशिप इस रेत के अवैध उत्खनन में है।
वैध तो अपनी जगह है, लेकिन जो अवैध उत्खनन का जो षड्यंत्र है नरसिंहपुर जिले को में लूटपाट और डकैती, खुली डकैती है और उनमें अधिकारी इन्वॉल्व है, इस बात को प्रामाणिकता के साथ इसलिए कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके खनिज इंस्पेक्टर और मुझे लगता है खनिज अधिकारी के ही नंबर यदि रिकॉर्डिंग में डाल दिए जाए तो बहुत सारी चीज निकल कर स्पष्ट सामने आ जाएगी। और आज ये कह रहा कि नरसिंहपुर जनता में आक्रोश है। देखो वैभव, लगातार ये देखने में रहा, कांग्रेसियों की अकेली बात नहीं है, हम लोग लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं, तो जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो लीड कहती है, लीड रेत की खदान है, ये लीड का एक शब्द होता था कि भैया लीड में आगे जाने की बात होती है। हमने ये शब्द अधिकतर जो है वो इलेक्शन में सुना होता था कि जब मतगणना होती थी उनका वो लीड है, लीड चल रही है, उनकी लीड चल रही है, उनकी लीड चल रही है। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, आज ये लीड घाटों पर है, चाहे हमारे नरसिंहपुर जिले की 22 नदियां हो या नर्मदा नदी हो, लगातार वहां एक ही बात चले कि ये लीड बन रही, लीड बन रही, लीड बन रही। और दूसरी बातें सामने निकल के आ रही कि जो छोटी नदियां हैं उनका जो प्रवाह होता है उसके कारण जो कटाव बन रहा है नर्मदा में, तो उनने क्या किया है कि नदियों को षड्यंत्र कहा जा सकता है कि नदियों को बांधने की भी तैयारी की जा रही है कि वहां पर पाइप डाले जाएंगे, सीमेंट के पाइप डाल के वो उनको पैक कर दिया जाएगा तो ज्यादा तेज प्रवाह नर्मदा में ना जाए, रेत ना कटे। मतलब रेत को बचाने के लिए माफिया तंत्र है और धन लक्ष्मी के जो गुर्गे हैं और जो हम ये कहते हैं संलिप्त अधिकारियों के जो गुर्गे हैं वो कहीं ना कहीं ये पूरा कार्य कर रहे हैं। और नरसिंहपुर जिले में खुलेआम डकैती की कही जा सकती है कि लूटपाट के माध्यम से नरसिंहपुर जिले की जो रेत है, वैध आपको जो जितना ठेका दिया गया है उन खदानों से आप रेत निकाल सकते हो, उनमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अवैध हैं उन स्थानों को हर 1 किलोमीटर पे घाट का निर्माण किया जाना, हर 1 किलोमीटर पे लीड बनना, हर गांव उससे प्रभावित होना। यार एक बात तो ये, दूसरी बात कि जो लूटपाट का है, दूसरी बात ये है कि ग्राम की जो रोडें हैं, प्रधानमंत्री सड़क है, मुख्यमंत्री सड़क है, ये रोड पूरी नष्ट होते चली जा रही है। ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। मुझे ये लगता है सर, पर पूरे तो हालात बिगड़ेंगे। पूरे मामले के लिए केवल खनिज विभाग दोषी नहीं होगा ना, खनिज विभाग के ऊपर भी जिले में अधिकारी हैं, क्या वो अधिकारी केवल तमाशा देख रहे हैं? तो बोल रहा हूँ ना, मैं यही बोल रहा हूँ कि यदि सिर्फ 2 व्यक्तियों के फोन ट्रेस करा लिए जाएं तो 101% कौन कौन संलिप्त है, कितने परसेंट की पार्टनरशिप है कि उसमें भैया पार्टनरशिप के आधार पर पूरा खेल खेला जा रहा है। तो ये खेल जो है वो इस बात से निकल के सामने आ जाएगा। और जो तात्कालिक घटनाक्रम जो आशीष जी ने बताया कि कुली घाट और सगुन घाट का जो मामला है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये ऐसा बड़ा मामला है कि अधिकारी ने आंख बंद करके नर्मदा को लुटा दिया। नर्मदा के उन घाटों पर एकत्र जो करोड़ों की जो रेत है, उस रेत को मीडिया के पास विजुअल्स है, वीडियो है, फोटो है, उसके बावजूद उनकी दिलेरी देखो आप, किसी नरसिंहपुर में रहते हुए उन्होंने वो रेत उठवा दी और उन्होंने मीडिया को बिल्कुल हल्के में ले लिया। इसका चौथा स्तंभ है। हम अधिकारी महोदय से कहना चाहेंगे कि आप कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, हम भी अपना दायित्व जनता के बीच में रहकर निभाने का प्रयास करते हैं। हम आपसे ही बता देंगे, आपसे संबंध की एक सीमा है, उन सीमाओं को यदि आप लांघेंगे तो आपको नहीं बख्शा जाएगा। इसके लिए एनजीटी तक भी जाना पड़ा विवेक, तो मैं बिल्कुल तैयारी किया हुआ हूँ। एनजीटी ईडब्ल्यू में भी हमारे जो पत्रकार साथी वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम एनजीटी तक जाकर इसकी शिकायत करेंगे। किसी भी हाल में इस मामले को ठंडा नहीं होना। चलते चलते आखिरी प्रश्न आशीष सर से कि आखिरी प्रश्न आपसे मेरा ये है कि जो 1 करोड़ की डकैती थी, क्या उसमें खनिज अधिकारी की पल्लेदारी मानी जा सकती है? बिल्कुल 100% पल्लेदारी है। आपको मैं एक सामान्य सा उदाहरण बताऊं। अभी मदन जी बोल रहे थे तो मैंने उन्हें टोकना उचित नहीं समझा। 30 जून को प्रतिबंध लगता है जिले की सारी खदानों पर जी, एनजीटी कि आप खदानें नहीं खोदेंगे। 30 जून से लेके मैंने अगले 30 सितंबर तक लगातार हर दूसरे 30 दिन खनिज अधिकारी से एक सवाल किया कि जिले में 4 जगह स्टॉक की परमिशन है, वहाँ कितना रेत भंडार था। खनिज अधिकारी श्री रमेश पटेल जी, इनके एक और सहायक है सुमित गुप्ता जी गाड़ावाड़ा जी, जिनका जिम्मा था कि चारों रेत खदानों का कितना स्टॉक है ये बताएं। ये पहले इन्होंने मुझसे कहा कि ये खनिज निगम देख रहा है। मैंने खनिज निगम के अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा देखिए खदानें हमने नीलाम की हुई हैं, लेकिन वहाँ निरीक्षण और स्टॉक का जिम्मा जो है वो लोकल अधिकारियों का है। आप उनसे लीजिए, उनके पास एग्जैक्ट डाटा रहेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरी प्रतिबंधात्मक अवधि में दोनों अधिकारी कहते रहे जांच चल रही है, वो सुमित गुप्ता जी करा रहा है, सुमित गुप्ता जी कहते कि रमेश पटेल जी करा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि
इन्होंने कोई आंकड़े नहीं दिया और सिर्फ एक ही रट लगाए रहे, जांच चल रही, जांच चल रही, जांच चल रही। और अचानक से 2 अक्टूबर में इनके पास फिगर आ जाता है कि हमारे पास 3 लाख घन मीटर का स्टॉक है और अब धनलक्ष्मी या जो भी कंपनी है वो उसका जो है रेत का परिवहन कर रही है। सवाल ये उठता है कि अगर वर्तमान में 3 लाख घन मीटर का, आप सोचिए कि मात्र 3 महीने में 3 लाख घन मीटर का स्टॉक अगर उनके पास अभी मौजूदा में वर्तमान में था एनजीटी के पहले, तो सवाल ये उठता है कि एनजीटी प्रतिबंधात्मक अवधि में कितनी सारी रेत का परिवहन किया गया है जी। क्या 3 आप रोज देखिए 60-70, तो दरअसल इनसे आप अगर पूछेंगे कि कितने की रॉयल्टी मिली, जैसे मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ और चैलेंज कर रहा हूँ, इनसे आप पूछिए कि प्रतिदिन कितने की रॉयल्टी की रसीद कटी है, तो आपको ये कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं कराएंगे। दरअसल पूरा खेल रॉयल्टी के माध्यम से चल रहा है। काले धन को सफेद करने का ये माध्यम है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सागर, भोपाल, रायसेन, हरदा, खंडवा जमाने भर के ट्रकों के नाम पर जो ये रॉयल्टी काट रहे हैं, एक रॉयल्टी पे 5-5 दिन चल रही है। आपको मैं बता दूं कि धर्मपुरी हुई, रामघाट हुई, सबोन घाट हुई, ये सारी नर्मदा खदानें अवैध हैं और यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्राली निकलते हैं जो इन्हीं से पैसा उलीच रहे हैं और वो भी कहीं 1000 रुपए की पकड़ा रहे हैं, किसी को 1400 रुपए की पकड़ा रहे हैं। दरअसल एक पूरा गिरोह काम कर रहा है ट्रांसपोर्टिंग का। यहाँ 2 चीजें हैं, मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता दूं। एक तो वो है जो कंपनी लीगल काम कर रही है, उसके पास जो जा रहे हैं, जो उसके अधिकृत जो भी वो लगे हुए हैं डंपर, हाईवा, और जो उनके पास जो रजिस्टर्ड वाहन जिन्हें हम बोले रजिस्टर्ड वाहन। एक है गैर रजिस्टर्ड वाहन। वो वाहन ऐसे वाहन है जिन्हें किसी भी तरीके, जिन्हें रॉयल्टी की एक सीमा दे दी गई, तुम 1000 दे देना, तुम 500 रुपए दे देना, इनको पर्ची नहीं मिलती है, बस इनको जो है एक छोटी सी रकम देके निकाल दिया जाता है। वो वाहन जो तीसरी कैटेगरी के हैं कि मान लीजिए कोई आम व्यक्ति खरीद ले सस्ती के चक्कर में कि सस्ती हमको रेत दे दें अमेरिकन, और वो रॉयल्टी न दे, दरअसल केस इन पर बनता है। बाकी बिना नंबर के न जाने कितने सागर के वाहन यहाँ दौड़ रहे हैं। यहाँ पर आप पता कर लीजिएगा, सागर के यहाँ पर लोग उनके जो है इनके लाइसेंसिंग ऑफिसर बने हुए। तो दरअसल क्या है, ये पूरा खेल करोड़ों का है और जो यहाँ पर सिर्फ माफिया स्तर सिर्फ खनन तक सीमित नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग में भी शामिल है। तो मैं इनकी जो है EWM में शिकायत भी हुई है। मेरा सीधा सा ये मांग है जिला प्रशासन से, क्योंकि कलेक्टर साहब जो है त्वरित कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन इस मामले में मेरी उनसे अपेक्षा है कि सबसे पहले कि ये देखा जाए। पर त्वरित कार्रवाई की बात अगर करें तो करनी होती तो 4 दिन में वह कार्रवाई कर चुके होते। आज तक खनिज अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए क्या है कि अब हम उनसे मांग ही कर सकते हैं सारी चीज। धरना प्रदर्शन भी उनकी आंखों के सामने हो गया। मैं उनको शिकायत भी कर चुका हूँ कि आपके खनिज अधिकारी माफियाओं से मिले हुए हैं। वो उनके पास जो भी शिकायत जाती है वो उनको फोन करके बताते हैं। मैं इस बार में आज मैं साफ कह रहा हूँ कि गाड़ावाड़ा क्षेत्र में जितनी घटनाएं हुई हैं उसके दोषी खनिज अधिकारी जी हैं, क्योंकि जितनी भी शिकायतें हुई हैं इन्होंने माफिया को फोन करके बता देते हैं कि हम पहुंच रहे हैं, तुम अपना टीम टाम जो है जो भी मशीनें अलग कर लो। आम आदमी को मशीनें दिखती हैं जी, अधिकारी को नहीं दिखती है। अधिकारी स्वीकारते हैं कि 9 टीले रेत हैं और 3 दिन बाद गायब हो जाती है, तो फिर कहते हैं हम पता करेंगे किसने चुरा ली। तो ये तो साफ दिख रहा है ना कि आप इसमें संलिप्त हो, आपने अवसर दिया है, आप ही ने उस रेत को उठवाया है। तो मेरी तो 2 ही मांग है जो मदन जी ने बताई। एक तो मोबाइल ट्रेसिंग, दूसरी इनकी संपत्ति की जांच की जाए कि लॉकडाउन की अवधि 22 मार्च से लेकर 30 सितंबर तक की अवधि में खनिज अधिकारी के परिजनों के नाम पर या इनके नाम पर कितना लेन देन हुआ है उसकी जांच की जाए। तो हमारे साथ थे जिले के 2 वरिष्ठ पत्रकार पंडित मदन तिवारी जी और आशीष खरे जी। इन्होंने अपने अनुभव साझा किए और साथ ही बताया किस तरह से रेत की दलाली में जिला प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं और जिनके हाथ खुलेआम अब कैमरों में रिकॉर्ड हो रहे हैं, जहां कभी किसी का कॉल रिकॉर्ड होता है, कभी किसी के, और दूसरे तरह से जिनकी संलिप्तताएं नज़र आती हैं। ऐसी सटीक खबरों के लिए और जिले की सारी अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए रेड अलर्ट न्यूज़। नमस्कार।